हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एज फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री सिक्योर फॉर द 24th दिसंबर 2024। तो हम लोग हमेशा की तरह करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और ये एमसीक्यू डायरेक्टली आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस एमसीक्यू को ज़रूर देखिए। और साथ साथ में इस पे जो भी फैक्चुअल नोट्स आप बना पाओगे उसको ज़रूर बनाओ, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में काफ़ी काम आने वाला है। टॉपिक ऑफ द डे क्या-क्या टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं? महाकुंभ मेला, मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको बोलते हैं? मियावाकी फॉरेस्ट क्या है? जेन कास्ट वेदर फोरकास्टिंग मॉडल किसका है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महाकुंभ मेला इज आर करेक्ट? Mahakumbh Mela is celebrated 4 times over a course of 12 years at different location in India. महाकुंभ मेला 4 टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। 4 टाइम्स कितने सालों में? 12 ईयर्स में। मतलब हर 3 ईयर्स में महाकुंभ मेला डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी ये सही है। ये एक यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है। यूनेस्को क्या करती है? बहुत सारे कल्चरल चीजों को जो कि इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग देती है, जिसमें इंडिया के भी 13 कल्चरल हेरिटेज 13-14 कल्चरल हेरिटेज शामिल हैं, जिसमें कि कुंभ मेला भी एक है। और कुंभ मेला किस-किस लोकेशन पर लगता है? हरिद्वार। हरिद्वार आप जानते हो, हरिद्वार में कौन-सी नदी है? गंगा। उज्जैन। उज्जैन में कौन-सी नदी है? बताओ। शिप्रा। नासिक के पास कौन-सी नदी है? ये आपको कौन-सा रिवर है? ये आपको कमेंट में बताना है। और प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज है इलाहाबाद। वहाँ पे गंगा, यमुना और साथ में इनफैक्ट सरस्वती जो रिवर विलुप्त हो गया है उसका भी एक तरह से कॉन्फ्लुएंस है। नासिक में कौन-सा रिवर है? ये आपको कमेंट में बताना है। तो इन चारों जगहों पे क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो अभी महाकुंभ मेला कहाँ लग रहा है? प्रयागराज में। मतलब जो पहले इसका ओल्ड नेम था वहाँ पे लग रहा है। इलाहाबाद जनवरी 13 से लेके फरवरी 26 तक ये लगेगा। एक सैक्रेड पिलग्रिमेज होता है हिंदू लोगों का। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग, लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग होता है ये, है ना? जिसमें मिलियंस, लाखों पिलग्रिम्स वहाँ पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स इन अ साइकिल ऑफ 12 ईयर्स। एक जगह पे अगर अभी प्रयागराज में लग रहा है, प्रयागराज में वापस 12 ईयर बाद लगेगा, है ना? इसके 3 ईयर्स बाद किसी और प्लेस पे लगेगा, वहाँ पे अगले 12 साल बाद वापस लगेगा। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, नासिक कौन-सा रिवर है? गोदावरी। और प्रयागराज, इन सब चारों जगहों पे ये लगता है। महाकुंभ मेला देखो, वहाँ पे आपको नागा साधु लोग भी बहुत देखने के लिए मिल जाएँगे, है ना? अभी जब प्रयागराज में ये कुंभ मेला आएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट बादशाह अकबर ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था। चोला एंड विजयनगर एम्पायर ने, डायनेस्टीज़ ने भी रॉयल पैट्रोनेज दिया हुआ था महाकुंभ मेला को। मौर्यन और गुप्ता पीरियड से भी ये महाकुंभ मेला चला आ रहा है। काफ़ी पुराना एक कल्चरल हेरिटेज है, जिसको यूनेस्को ने 2017 में इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का टैग दिया हुआ है। ठीक है? तो आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज़ क्या होता है? देखो, हर कंट्री जो है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री एक-दूसरे से क्या करती है? ट्रेड करती है। ट्रेड मतलब इम्पोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, वो बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और अगर ये सर्टेन रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए एक एक एक्सटर्नल एजेंसी आ जाए, एक ग्लोबल एजेंसी आ जाए, जो पूरा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रूल्स को फैसिलिटेट करे, क्योंकि रूल्स ईज़ी हो जाए, ट्रेड बढ़ जाए, टैरिफ्स कम हो जाए, तो वैसे ही एक बॉडी बनाया गया, ग्लोबल बॉडी, जो 1 जनवरी 1995 को बना। बहुत लेट बना अगर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से भी कंपैरिज़न करते हैं तो। उस बॉडी का नाम क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी बॉडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनती है, मतलब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स रेगुलेशन बना रही है, फिर वो एक दूसरे को फॉलो करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला कि हर कंट्री जो है, वो एक दूसरे कंट्री को, जो भी उसका मेंबर है, उसको एमएफएन स्टेटस देगा। एमएफएन स्टेटस क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब हर कंट्री को, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, यूएस है, हर कंट्री अगर उसका मेंबर है तो हर कंट्री एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देगा। मतलब किसी एक कंट्री को ट्रेड में ज्यादा
भाव दे, दूसरी कंट्री को कम दे, ऐसा नहीं करेगा। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज वहां से आता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, इट इंश्योर्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस अमॉन्ग ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज। सही बात है, क्योंकि अगर हर मेंबर को ईच अदर को मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज देना है तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहा है। Trade blocs like the EU are exempt from FNO clause under WTO rules. ट्रेड ब्लॉक्स जो है वो इस रूल से एग्जेम्प्ट किए गए हैं। अब ये बताओ सही है कि नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट रिसीव स्पेशल ट्रेड प्रेफरेंस अंडर द MFN प्रिंसिपल। डेवलपिंग कंट्रीज अगर मान लो, अगर हम बांग्लादेश की बात करने, भूटान की बात करने, तो ये इनको स्पेशल ट्रेड प्रेफरेंस नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड क्या है, सेकंड थर्ड को समझते हैं। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ये तो सही बात है कि जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनेगा वो हर कंट्री एक दूसरे कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देगा। मतलब एक कंट्री को ज्यादा प्रीफर करेगा, दूसरे को कम प्रीफर करेगा, ऐसा नहीं होगा। दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करेगा। दैट इज वन। अब बात ये आता है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना। जैसे मान लो यूएसए है, तो यूएसए को अगर कपड़े खरीदने हैं, क्लोथ्स खरीदने हैं, इंपोर्ट करने हैं, तो इंडिया से भी इंपोर्ट्स कर सकता है और साथ में बांग्लादेश से भी कर सकता है। इंडिया और बांग्लादेश के कंपैरिजन में बांग्लादेश इज अ डेवलपिंग कंट्री, ज्यादा ही रिसेंट कंट्री है, 1971 में बना। तो बांग्लादेश को क्या करना है, बांग्लादेश को और ज्यादा ट्रेड की जरूरत है प्रॉस्परस करने के लिए, एज ए कंट्री स्टेबल होने के लिए। तो जो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हो जाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या मिलता है, स्पेशल ट्रेड प्रेफरेंस भी मिल सकता है मोस्ट फेवर्ड नेशन के अलावा। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों को यूएस ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज देके रखा होगा, बट बांग्लादेश को थोड़ा स्पेशल ट्रेड प्रेफरेंस में मिल सकता है क्योंकि ऐसे डेवलपिंग कंट्री और ग्रो करे, है ना। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। सेकंड, जैसे कि ट्रेड ब्लॉक्स हैं यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी, ये बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, स्पेन वगैरह, सब कुछ किसके अंदर आ जाएंगे, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में कोई भी गुड्स इंडिया से भेजोगे तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएगा, है ना। और यहाँ से भेजोगे, पाकिस्तान से भेजोगे तो उसके अंदर जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने इंडिया को, पाकिस्तान को, सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रैक देके रखा होगा, बट आपस में ये और ही ज्यादा क्लोज ग्रुप की तरह है। तो आपस में इनका क्लोजनेस और ज्यादा होगा। जर्मनी से अगर फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी कुछ गुड्स जा रहा होगा, तो वहां पे इनका फेवरेटिज्म और ज्यादा होगा। इसका मतलब ट्रेड ब्लॉक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले क्लॉज से, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, ए। देखिए 1 एंड 2, इसमें जितनी चीजें थी मैंने आपको आराम से इसमें समझा दिया। यूएस वगैरह जो है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो है, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया को जियोपॉलिटिकल रीजन से अवॉइड किया हुआ है। ऐसे कहीं कहीं मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज अवॉइड भी किया जा सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना, जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं, यूरोपियन यूनियन वगैरह, अग्रीमेंट विद इन द ट्रेड ब्लॉक विद इन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड वालों को ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए इन पे नहीं लगेगा। ये सब सारा छूट दिया हुआ है डब्ल्यूटीओ ने। मतलब अगर एक ग्लोबल बॉडी बन रहा है, तो अगर कोई लोकल बॉडीज बनाया है, ईयू वगैरह, तो वो अपना काम करते रहे, इसलिए उनको थोड़ा छूट मिला हुआ है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। मियावाकी फॉरेस्ट मोदी जी ने रिसेंटली बहुत प्रेज किया था और छत्तीसगढ़ में काफी देखने के लिए मिल रहा है, पंजाब में देखने के लिए मिल रहा है। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, मियावाकी फॉरेस्ट जैसे अर्बन स्पेस जो होते हैं वहां पे कम टाइम में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो कर जाते हैं, फिर वहां पे बायोडाइवर्सिटी आने लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट, जो कि रैपिड ग्रोथ को इंश्योर करे। द मियावाकी टेक्निक्स इन्वॉल्व प्लांटिंग ओनली एक्सोटिक ट्री, ये तो गलत हो गया, ओनली लग गया तो। फॉरेस्ट क्रिएटेड यूजिंग द टेक्निक आर सेल्फ सस्टेनिंग आफ्टर अ फ्यू ईयर। सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर इज 1। मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो जापानीज बोटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी के हिसाब से डेवलप किया हुआ है। एक तरह से ए फॉरेस्टेशन, है ना, अर्बन स्पेसेस, कम अर्बन स्पेसेस में हाईली डेंस फॉरेस्ट लगाने की ये टेक्निक है, ग्रीन कवर को बढ़ाने की ये टेक्निक है। की फीचर्स क्या है, डेंस मल्टी लेयर फॉरेस्ट। यूपीएससी ने ये मियावाकी फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, कहाँ पे पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो नेटिव स्पीसीज वगैरह को भी इसमें प्रमोट करना होता है। 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज। क्वेश्चन नंबर 4, गूगल ने एक एआई मॉडल बनाया है, ठीक है, एआई बेस्ड, जिनको बोलते हैं जेन कास्ट।
जेनकास्ट वेदर फोरकास्टिंग। तो ये वेदर को फोरकास्ट करता है, जैसे साइक्लोन आने वाला है या क्या आने वाला है, ठीक है? कुछ भी ऐसा आने वाला है, साइक्लोन, हरिकेन, फ्लड, बारिश कितना होने वाला है, सब कुछ वेदर फोरकास्ट करने का काम कौन करेगा? जेनकास्ट करेगा, ठीक है? और ये एक एआई बेस्ड मॉडल है। जेनकास्ट यूजेस मशीन लर्निंग टेक्निक टू इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है। इट जनरेट्स वेदर फोरकास्टिंग बाय प्रोसेसिंग डेटा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 1000 नोड। ज़्यादा ही है, 10,000 एजेस। ये 1000 10,000 नहीं है, अलग नंबर है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। जेनकास्ट सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल वेदर प्रोडिक्शन। आउट परफॉर्म करेगा तभी तो इसका नाम आया, तभी तो इसका सिग्निफिकेंट है। अदरवाइज हम नया एक वेदर फोरकास्टिंग मॉडल बना के क्या ही कर लेते अगर वो पुराने मॉडल को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए साइक्लोन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट को मेजर करने में। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? गलत। जेनकास्ट इज एन एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग मॉडल डेवलप्ड बाय गूगल डीप माइंड। It utilizes machine learning technique to provide more accurate and long term weather prediction। 40 साल का इसको डेटा दिया गया है एनालिसिस करने के लिए। 40 साल, 40 इयर्स का डेटा को इसने बहुत डीपली स्टडी किया हुआ है। और बेस्ड ऑन दैट जो भी एक्सट्रीम वेदर, ट्रॉपिकल साइक्लोन, विंड पावर प्रोडक्शन, ये सारा कुछ ये प्रेडिक्ट कर पाएगा। 40 ईयर का 1979 से 2019 तक का डेटा इसको दिया गया है। पावर्ड बाय ए न्यूरल नेटवर्क जिसमें नोड्स 41,000 से ज़्यादा है, एजेस 2,40,000 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा वैसे नहीं है ना? बट ये न्यूरल नेटवर्क है, डिफ्यूजन मॉडल को यूज करेगा, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होगा, ये सारा चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जेनकास्ट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग यहाँ पे होगा। 15 दिन पहले का फोरकास्ट प्रोवाइड कर पाएगा। रेजोल्यूशन बहुत हाई दे पाएगा। 97% ऑफ टारगेट्स को आउट परफॉर्म कर पाएगा। फास्टर प्रोसेस कर पाएगा। स्केलेबल है अलग अलग जगह के लिए। एआई बेस्ड है। ये सारा चीज यहाँ पे सही है। सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, टेपा क्या है? टेपा, टेपा व्हाट इज टेपा? Which of the following is true about the Trade and Economic Partnership Agreement? Trade and Economic Partnership Agreement TEPA between India and EFTA countries. इंडिया एंड एफ्टा कंट्रीज के बीच टेपा क्या है? टेपा एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इंडिया और ईएफटीए कंट्रीज के बीच। अगर ये इंडिया और ईएफटीए कंट्रीज के बीच है तो ईयू क्यों लिखा हुआ है? यूरोपियन यूनियन नहीं होना चाहिए, है ना? यूरोपियन यूनियन की जगह क्या होना चाहिए? ईएफटीए कंट्री। ये गलत हो गया। द एग्रीमेंट फोकसेज ऑन मार्केट एक्सेस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स के लिए मार्केट एक्सेस, रूल्स ऑफ ओरिजिन की गुड्स किस कंट्री से ओरिजिन हो रहे हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ये सब सारा काम किसके अंदर हो रहा है? टेपा के अंदर। अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी है? देखो यूरोप में बहुत सारे नेशन है। कुछ मैक्सिमम नेशन किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन का। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो यूरोप के अंदर तो है बट यूरोपियन नेशन का पार्ट, यूरोनियन का पार्ट नहीं है, जिसमें एक स्विट्जरलैंड भी आता है। स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऐसी कंट्रीज, 4 कंट्रीज मिलके उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है? उसके साथ ही इंडिया ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ज्वाइन किया हुआ है। तो देखो हम लोग इसको समझते हैं, है ना? टेपा, देखो टेपा किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है हमने? 4 नेशन का ग्रुप है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा। एफ्टा में कौन सी कंट्रीज हैं? स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, आइसलैंड है और नॉर्वे है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इनके साथ इंडिया ने क्या जो बनाया हुआ है? टेपा बनाया हुआ है, इन 4 कंट्रीज का ग्रुप। और इंडिया, इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको क्या बोलेंगे? टेपा। एग्रीमेंट इज एम्ड एट एनहांसिंग ट्रेड रिलेशन। इंडिया के बीच और इस ग्रुप के बीच ट्रेड रिलेशन को प्रमोट करेगा, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स कितने हैं दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स की बात करेगा, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, ट्रेड रेमेडीज, ये सारी बातें कहाँ होंगी? टेपा के अंदर, है ना? और एफ्टा का काम क्या होगा? वही मार्केट एक्सेस, इन सब चीजों को बढ़ावा देना ही इसका काम होगा। एफ्टा कब बना था? ईएफटीए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड कंट्री है। 1960 में ये एस्टैब्लिश हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन से। इन चारों कंट्री के बीच ये फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक को बढ़ावा देता है। तो ये सारा चीज हमें समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। सेकंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि टेपा इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड 4 ईएफटीए कंट्रीज, नॉट द यूरोपियन।
तो आई होप पाँचों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।